हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई चैनल की नई वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गेट 2021 की डेट्स रिलीज़ हो चुकी हैं। फरवरी में होगा एग्ज़ाम। सो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके सिलेबस में और उसके पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जो अभी नोटिफिकेशन आई है वो नोटिफिकेशन की हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसकी चलिए आप हम शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इस चैनल पे लेटेस्ट मिल जाया करेगी आगे से। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके पैटर्न में। तो सबसे बड़ा जो चेंज जो मैं मानता हूँ वो हुआ है कि अब हमारे पास MSQ भी आएंगे, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें क्या होगा कि उसमें हम एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के। ठीक है, पहले केवल MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और NAT आते थे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, लेकिन अब MSQ भी आया करेंगे। उसके बाद तो थोड़ा सा पेपर टफ हो सकता है क्योंकि MSQ का आंसर करने के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक की जिससे वो टॉपिक से हमारा क्वेश्चन आया है। अगर आपको उसके बारे में पूरा पता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने जैसे पहले जैम एग्जामिनेशन दिया होगा तो जैम एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन आते हैं MSQ के, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन उनको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और हमें पता नहीं होता कि उसमें एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, कितने भी सही हो सकते हैं, तो उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी अगले हम बाकी चेंजेस की बात करें तो हमारी केमिस्ट्री फील्ड से रिलेटेड तो ऐसा कोई खास चेंज है नहीं क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है ज़्यादा सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, बट वो टॉपिक जो है वो मोस्टली CSI या नेट से थोड़े से टॉपिक उठा के बढ़ा दिया है हमारा सिलेबस। मतलब अगर आप CSI या नेट का सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि CSI या नेट के सिलेबस में बहुत सारा टॉपिक है, तो उनमें से थोड़े से टॉपिक उठा के हमारे गेट के सिलेबस में रख दिए हैं। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। बाकी हम आगे बात करें, इसमें 2 पेपर ऐड हुए हैं, वो हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, उनकी टाइमिंग्स थोड़ी सी चेंज हुई है, तो उससे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। एक टाइमिंग 9 से 12 है और दूसरी शायद 3 से 6 है। ठीक है, तो ये शायद शाम की टाइमिंग जो है वो चेंज हुई है थोड़ी बहुत, और मतलब और ये अभी भी टेंटेटिव है तो ये चेंज हो सकती है। उसके बाद अगर बात की जाए हमारे पैटर्न में चेंजेस की, तो अब पहले 4 डेट्स पे होती थी जिन पे गेट एग्जामिनेशन होता था, अब 6 डेट्स ऐड कर दी गई हैं। जैसे पहले सैटरडे संडे को एग्जामिनेशन होता था, अब फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 डेट को एग्जामिनेशन होगा आपका। तो ये सब तो था कि हमारे इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस है, छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब हम जो मेजर बात करें जो केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो आइए हम केमिस्ट्री के सिलेबस का डिस्कशन शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे मेन फोकस देना है, किस टॉपिक के अंदर किस सब टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसको आप छोड़ सकते हैं, या फिर जो चेंजेस हुए हैं ये बहुत बड़े हैं सिलेबस में, या फिर ऐसे छोटे मोटे चेंजेस हैं, और या फिर कुछ इलेबोरेट करके लिख दिया है बस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सिलेबस खोलेंगे, मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जो हाईलाइटेड होगा करके वो आपके चेंजेस हैं। ठीक है, और ब्लैक कलर में आपका जो पुराने वाले थे वो हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्वांटम में। तो जो क्वांटम में आप देखेंगे तो क्वांटम में ऐसा कोई खास चेंज नहीं है सिलेबस में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस इलेबोरेट करके लिख दिया है एक टॉपिक को, जैसे ऑपरेटर लिख दिया है अब हमारे सिलेबस में। तो ऑपरेटर तो ऑलरेडी अगर आप क्वांटम में बेसिक में शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज आप पढ़ते हैं ऑपरेटर, तो वो तो आपको बेसिक पढ़ना ही होता है, तो वो आप शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात की जाए सिलेबस की तो डिराक ब्रैकेट नोटेशन आ गया है। तो डिराक ब्रैकेट नोटेशन अगर आप क्वांटम शुरू करते हो सबसे पहले ये नोटेशन आपको सिखाई जाती है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे शाई को, और फिर एक ब्रैकेट नोटेशन होती है, एक ब्रा नोटेशन होती है शाई स्टार को लिखने के लिए, और शाई को लिखने के लिए कैट नोटेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या पार्टिकल इन बॉक्स का, एक पार्टिकल इन बॉक्स को एक इलेबोरेट करके लिखते हैं कि 1D 2D और 3D पार्टिकल बॉक्स, तो वो तो पार्टिकल इन बॉक्स में कवर हो ही जाता है सारा टॉपिक। ठीक है, उसके बाद अगर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पता है आपने तो आप हर्माइट पॉलिनोमियल तो आपको पता ही होगा, तो हर्माइट पॉलिनोमियल दे दिया है, उसके अंदर लिख दिया है, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, बट वो भी बेसिक ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट एंड फाइनाइट स्क्वायर वेल्स, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ टनलिंग दे दिया। अब टनलिंग का क्या सीन है, इसमें 2 टाइप की चीजें होती हैं, इनफाइनाइट और फाइनाइट स्क्वायर वेल्स। ठीक है, उसमें आपको क्या, आपको बस 2 फॉर्मूले याद करने, एक उसके लिए स्क्वायर वाले, एक फाइनाइट के लिए, एक फाइनाइट के लिए, और आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आपको बस 2 फॉर्मूले छोटे से याद करना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको तैयार करनी है
तो फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करने के लिए आपको मेन चीज़ जो है नॉलेज होनी चाहिए, वो होती है फॉर्मूलेस की। तो आपको हर फॉर्मूला याद करना चाहिए, वरना कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे सरफेस केमिस्ट्री, उसमें ऐसा होता है कि आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको यूनिट्स पता है हर चीज़ की, तो आप यूनिट्स काट पीट के उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए तो अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि क्वांटम में तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई मेन फोकस नहीं किया इन्होंने कि चेंज किया हो, सब चीज़ों को एलेबरेट करके लिख दिया, एक टॉपिक को 2 टॉपिक बनाती हैं, बस ऐसा किया है। और अगर मैं आपको क्वांटम में बताऊँ कि क्या पढ़ना है, क्योंकि क्वांटम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें एग्जाम आता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे इस बार के एग्जाम में आया था कि आप वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो पढ़ लीजिएगा कैसे होती है। आप थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, आपके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल बॉक्स पढ़ लीजिए, रिजेट रोटर है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, इनका थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए आप इसके बारे में। हाइड्रोजन एटम्स के आप फॉर्मूलेस याद कर लीजिए, उससे आपको आसानी होगी। हकल अप्रोक्सीमेशन में जाऊँ अगर मैं, तो उसके भी 2-3 फॉर्मूले हैं। मैं क्वांटम तो आपको अच्छे से तैयार करके जानी ही पड़ेगी, मैं ये कहना चाहूँ, ठीक है। अब हम सेकंड टॉपिक पे देखते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, वो है हमारा ग्रुप थ्योरी, ठीक है। अब ग्रुप थ्योरी की बात करूँ तो ग्रुप थ्योरी गेट के एग्जामिनेशन में बहुत कम आता था पहले, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक आता था कि हमें कैरेक्टर टेबल दे दी, इसका वो बता दो कौन सा सिंबल है, या ये इसमें वाइब्रेशन अलाउड है या रोटेशन अलाउड है या नहीं है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इसको बहुत वास्ट सिलेबस कर दिया इन्होंने, मतलब सीधे बेसिक से इन्होंने बहुत हाई लेवल पे चले गए हैं ये लोग। जैसे CSIR नेट में होता है हाई लेवल आता है, जैसे सिमेट्री, अडैप्टेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मैं कहूँगा कि आप इसे अभी नहीं पढ़ें, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ग्रुप थ्योरी से लिमिटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो बेसिक से ही आता है, क्योंकि CSIR नेट भी देखेंगे आप तो उसका भी सिलेबस ग्रुप थ्योरी का बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें टॉपिक क्या आते हैं शुरू के ही आते हैं, तो उसको आप कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ग्रुप थ्योरी पर बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। अगला मैं बात करूं अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक आध क्वेश्चन आना ही है, जैसे रोटेशनल से आ गया, वाइब्रेशन से आ गया, रमन से जरूर आता है एक आध क्वेश्चन, मोस्टली रमन से हमें देखने को मिलता है। इस बार इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐड कर दी है, और समथिंग टर्म सिंबल्स हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन रूल्स होते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कम ध्यान दीजिए, बस एक रमन, रिजिड, तुम्हारा रोटेशनल और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के फॉर्मूले याद कर लीजिए, एनर्जी के क्या क्या होते हैं, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक, ओके। तो गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसमें है आपका इक्विलिब्रियम में आपका क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स। पहले तो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कुछ चेंज नहीं है, बस एक गिब्स-जुएम इक्वेशन आ गई है। थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको बात बताऊं तो रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेशन होती है, एंट्रोपी से क्वेश्चन आ जाता है। CSIR नेट में बहुत आता है, लेकिन गेट में इतना कुछ नहीं पूछते हैं थर्मो से। थर्मोकेमिस्ट्री छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है गेट के एग्जामिनेशन में। और अगर आप बात करें कि मेरा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आता है, तो आप फॉर्मूले से याद कर लीजिए, वर्क के, हीट के, एंट्रोपी के, एंथैल्पी के, रिवर्सिबल, 2 प्रोसेस जो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं उनके, और आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। गिब्स-जुएम इक्वेशन, हाँ जो ये ऐड हुई है इस बार गेट, ये ऐड तो अब हुई है, लेकिन इस बार गेट में पिछली बार 2020 में एक क्वेश्चन गिब्स-जुएम इक्वेशन से था। तो आप जैसे जान सकते हैं कि मतलब इन्होंने बस टॉपिक को इलेबरेट कर दिया, क्वेश्चन पहले भी आते थे उस टॉपिक से, बस इन्होंने इस बार उनको हाईलाइट करके दे दिया कि हाँ ये टॉपिक भी आएगा आपसे, ठीक है। तो गिब्स-जुएम इक्वेशन से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आया था इस बार। उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या किया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्होंने बहुत सही चीज़ करी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी मेरी गेट टिप्स की मैंने बताई थी अभी इसी चैनल पर, तो उसमें आया था कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन आना ही आना है, वो तो पक्का होता है। लेकिन इन्होंने सिलेबस में क्या किया, इन्होंने ऐड कर दिया पर्टिकुलर कि नर्स इक्वेशन इलेक्ट्रोड साइड पोटेंशियल, मतलब इसे ऐड करने की क्या जरूरत थी इस लाइन को, कि इन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, स्टिल ये चीज़ ऐड कर दिया इन्होंने। तो मीन्स मैं कहूँगा कि इन्होंने बस ये एक हवाबाजी है कि इनके पास खाली टाइम तो इन्होंने टॉपिक बढ़ा दिए पैंडेमिक में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो अपना टॉपिक पहले पढ़ते थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे ही पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे जाने के लिए गेट की प्रिपरेशन की। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ज़रूर ये नर्स इक्वेशन पढ़ के जाइएगा। और थोड़ी सी ये हकल की जो थ्योरी है, डेबाई हकल थ्योरी, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स,
और इक्विलिब्रियम की मैंने बात कही तो इक्विलिब्रियम ऐसा सच कुछ नहीं आता गेट के, तो गेट में इक्विलिब्रियम कुछ नाम नहीं है, ना केमिकल, ना आयनिक, ना फेज। फेज से एक आध क्वेश्चन आ सकता है छोटा मोटा, लेकिन ऐसा कोई इन्होंने सच दिया नहीं है। तो उसको बेसिक पढ़ लीजिएगा जो जेम के लेवल पर पढ़ते हैं आप, और अगर उतना भी नहीं पढ़ना है तो फेज थोड़ा सा पढ़ के चले जाएगा, बहुत है। स्टैट मैक की बात करूँ तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पहले कैनोनिकल और माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल आते थे, अब इन्होंने ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल और जोड़ दिया इस टॉपिक में। तो उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें म्यू वी टी कॉन्स्टेंट होता है, वो आप पढ़ लीजिएगा, आप अच्छा होगा। बाकी अगर मैं स्टैट मैक की बात करूँ तो इसको तैयार करना कोई ज़रूरी नहीं है, इसका एक आध क्वेश्चन आया तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो कभी कभी इंसान नहीं समझ पाता अच्छा कौन से कैनोनिकल का है या मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ, तो आप उस पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो छोटे जो टॉपिक मैंने आपको पहले बताया उसको याद कर लीजिए, इसको मत पढ़िएगा तो भी चलेगा। उसके बाद अगर मैं नई बात करूँ तो आता है आपका, इसके बाद बात करते हैं तो काइनेटिक्स की। अब काइनेटिक्स में आपको पता है इन्होंने चीजें ऐड करी है, कॉन्सेप्ट ऑफ सैडल पॉइंट। अब सैडल पॉइंट क्या होता है, अगर आपने ट्रांजिशन स्टेट देखे तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी होती है, ठीक है, या किसी की और किसी की ऐसी होती है। तो ये जो पॉइंट होता है ऊपर या नीचे मिनिमा वाला, इसे सैडल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ये सैडल पॉइंट होता है, यहाँ पे जो आपका ग्रेडियंट डिसेंट का मेथड काम करता है, स्लोप जो होता है निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और बाकी काइनेटिक्स में ऐसा कुछ ऐड नहीं किया है। काइनेटिक्स में अगर आपको पढ़ना है तो इससे भी एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। लास्ट टाइम अभी कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन से क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसमें आपको एक बड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ता, लेकिन उसको एक करने का शॉर्ट वे भी था जो अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक किया था। अगर आपने मेरे गेट के आंसर की वीडियो देखी हो तो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि फिजिकल में आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, उसके अलावा नहीं कर सकते आप फिजिकल को सॉल्व, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए फिजिकल के लिए, ठीक है। बाकी काइनेटिक्स में इन्होंने काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऐड किया, ठीक है। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर आपने CSI या नेट की तैयारी करी होगी केमिस्ट्री के लिए तो आपको पता होगा कि CSI या नेट में आइसोटोप वाले से एक क्वेश्चन जरूर आता है सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट से। तो आप उसके पेपर में देख लीजिएगा, सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट से जो आंसर आता है उसकी एक इक्वेशन होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि फॉर्मूले पे बेस नहीं होता, वो आपको ये भी पता होना चाहिए उसमें फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि स्टोशियोमेट्री का खेल होता है उसमें थोड़ा सा। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आप उसका अच्छा होगा। और इस टॉपिक में कहूँगा काइनेटिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक में, बहुत बड़े बड़े हैं, तो ज़्यादा रटने की कोशिश मत करिए। आपको पता है आंसर कैसे निकालते हैं तो देखिए, आप इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखिए थोड़ी सी, कहीं से बुक्स में तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक आध फॉर्मूले मिल जाएंगे छोटे, जिनको आप कंबाइन करके शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कि इससे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइसोटोप इफेक्ट पढ़िए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा इस टॉपिक में। अगला टॉपिक जो आता है वो आता है मेरा सरफेस केमिस्ट्री का। सरफेस केमिस्ट्री में मैंने बताया आपको शुरू में जैसे कि यूनिटरी मेथड है, तो यूनिटरी मेथड से आप इसको ऐड कर सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूनिट्स पता है कि कौन से उसकी कैसे होती है, यूनिट्स का खेल है सारा इस टॉपिक में, आप कर सकते हैं। इसमें लैंगमोयर आइसोथर्म है और एक फ्रेंडलिच आइसोथर्म है, उनका याद कर लीजिएगा किस किस के बीच में ग्राफ बनता है, ठीक है। बस इसमें एक बार नई थ्योरम ऐड हुई है, BET थ्योरम। तो अब मुझे याद है कि मैंने गेट 2020 दिया था, उसमें BET थ्योरम से एक क्वेश्चन था एक ग्राफ का। अब आपको ग्राफ पता होना चाहिए, बहुत लंबा फॉर्मूला था, मतलब एक्स एक्सेस पे बहुत बड़ी चीज थी, वाई पे बहुत लंबा उसका फॉर्मूला था, y=mx+c टाइप का। तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो उन्होंने BET थ्योरम अलग से ऐड कर दिया इसमें, लेकिन क्वेश्चन पहले ही 2020 में आ चुका है। तो मतलब पुराना वाला ही जो आपने पढ़ के गए हैं वही सही है। पुराना मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को अगर मैं एक तरह से बताना चाहूँ पूरे में, तो आप क्वांटम पढ़िए, आप सरफेस यूनिटरी मेथड से सॉल्व करिए, काइनेटिक्स पढ़िए, काइनेटिक्स बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, क्वांटम अच्छे से पढ़िए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सेल पोटेंशियल वाला देख लीजिए क्या होता है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या क्या होते हैं उसके, आप गुड टू गो, बेसिक पढ़ लीजिए उसका। उसके बाद मैंने थर्मो की बात करी, थर्मो में थर्मोकेमिस्ट्री से एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, हीट फॉर्मेशन की एनर्जी बता दीजिए, ये बता दीजिए वाला। बाकी थर्मोडायनामिक इक्वेशन पर पढ़ लीजिए जो ऐड हुई है इस बार। और थर्मो में आप अपने प्रोसेसेस पढ़ लीजिए जो जो होते हैं, और एक कार्नोट इंजन वगैरह जो है थोड़ा सा उन पर नज़र डाल लीजिएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने इन सबके फॉर्मूले याद कर लिए, यूनिटरी मेथड आ गया, तो आप गुड टू गो है, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट पे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट पे अगर आपसे बात करूँ तो पहले मैं बताता हूँ कि कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उनका सिलेबस डिस्कस कर लेंगे हम। तो पहले मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारे पास, वो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री तो आप बना लीजिए, स्टीरियो केमिस्ट्री आप ऐसे कर लीजिए जैसे नहीं कि स्टीरियो केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
स्टीरियो करिए तभी आप ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आजकल क्या करते हैं इसमें नेम रिएक्शन और रिएजेंट में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्या करते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस मिला देते हैं तीन चार चीजों को, नेम रिएक्शन रिएजेंट और 10 रिएजेंट दे देते हैं कि क्वेश्चन में छोटे छोटे से उनका अगर आपको वर्क पता है तो आप कर सकते हैं। आपको पता है कि ऊपर से अटैक होगा नीचे से अटैक होगा, आपको पता है आंसर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री मस्ट है, RS कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। अब हम देखते हैं कि इनके सिलेबस में क्या चेंज होंगे, ठीक है। सो अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के सिलेबस के चेंजेस की बात करूँ तो मेरे को 2 चेंजेस हुए छोटे से। तो मोस्ट चेंज जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स का, ठीक है। अब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हम ऑलरेडी स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, हमने बेसिक पढ़ा होगा जैम के लिए, तो हमें पता है ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन देखनी होती है, डायस्टीरियोमर्स इनएंशियोमर्स देखने होते हैं। तो ये सब तो हमें पहले से बेसिक है स्टीरियो केमिस्ट्री का, तो ये तो आपको करना आना ही चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री में आप देख लीजिएगा यही सब आता है कि RS इस बार आ गया तो RS कॉन्फ़िगरेशन बताओ और कौन कौन से डायस्टीरियोमेरिक पेयर्स हैं या कौन कौन से इनएंशियोमेरिक पेयर्स हैं, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में ऐसा कोई खास चेंज है नहीं। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम सिंपल देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन रिएक्शन है, SN1 है, SN2 है, E1 है, E2 है, E1CP है। तो हम डिफरेंट वे देखते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं उसको देख के, रिएजेंट को देख के कि हाँ ये E1 से जाएगा या फिर ये सब्स्टिट्यूशन देगा, ये एलिमिनेशन देगा, ठीक है। तो वो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आनी ही चाहिए। वो तो आपको अगर ऑर्गेनिक के बेसिक नॉलेज चाहिए, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इन्होंने जो एक नई चीज इसमें ऐड करी है वो हैमिट इक्वेशंस ऐड कर दी है। हैमिट का एक, अगर आप क्लेडन में पढ़ेंगे आपको हैमिट मिल जाएगा, उसका एक टॉपिक है सिंपल सा, बहुत ईजी सा। इसमें 2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक रो होता है रिएक्शन कांस्टेंट और एक सिग्मा होता है सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। इन 2 का खेल है, इन 2 को पढ़ लीजिए। अगर आप चाहें तो इनको क्लेडन से पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली वे में दिया है। 3-4 पॉइंट्स याद करने होते हैं आपको, रो से रिलेटेड 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 सिग्मा से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, और आपको पता चल जाता है कि हाँ कि मेरा रो कैसे चेंज होगा कैसे नहीं होगा। तो इस पे आप फोकस कर लीजिएगा थोड़ा। ये थोड़ी ठीक चीज़ है, मतलब ये CSIR नेट में है लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक आए नहीं है, बट मैं गैस करता हूँ कि अच्छा टॉपिक है, इससे आना चाहिए एक आध क्वेश्चन, ठीक है। सो अब इन्होंने टॉपिक में क्या ऐड किया है, अगर आपने पता ऑर्गेनोमेटलिक्स की कुछ इक्वेशंस होती हैं, जैसे नाकाशाकी होती है, सुजुकी कपलिंग्स होती हैं, ये सब होती हैं। तो ये इन्होंने इस बार क्या किया, पहले इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम जनरली ऑर्गेनोमेटलिक्स के अंदर, तो इन्होंने इस बार क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिक के अंदर नेम रिएक्शन के अंदर इनको टॉपिक अलग से बना दिया है कि ठीक है आप ये सुजुकी कपलिंग पढ़िए, आप नाकाशाकी कपलिंग पढ़िए, आप ये वाली कपलिंग पढ़िए। तो ये आपको ऑर्गेनोमेटलिक्स में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे ऑर्गेनोमेटलिक्स पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं रिएक्शन, वैसे पढ़िए। हाँ मैं बात करना चाहूँगा, ये जो कपलिंग्स होती है ना ऑर्गेनोमेटलिक्स वाली, इनका एक पर्टिकुलर एक डायग्राम होता है रिएक्शन का कि ऐसे प्रेफर करते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइए ये कौन सी क्या करती है। इनका आपसे शॉर्टकट पता चल ही जाता है अगर आप एक आध क्वेश्चन तैयार कर लें कि हाँ ठीक है ये ZNB आ रहा है तो इसमें इधर जुड़ जाएगा ऐसे। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ऐसे एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। CSIR नेट में तो जरूर आता है, गेट में अब तक नहीं आया है, मोस्टली कम आता है, लेकिन आ सकता है। मतलब जब गेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि 4-5 रिएजेंट ऐड कर दिए, बीच में एक ऑर्गेनोमेटलिक का रिएजेंट दे दिया ताकि वो रिएक्शन बढ़ जाए, सुजुकी कपलिंग हो जाए, स्टेले कपलिंग हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में अब बात करें ये सब की, तो ऑर्गेनिक में इस चीज़ में तो कोई चेंजेस नहीं है। बाकी अगर हम पेरीसाइक्लिक की बात करें तो पेरीसाइक्लिक पहले बहुत बेसिक आती थी, साइक्लो एडिशन हो गया, इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन हो गया, या फिर आपकी पेरीसाइक्लिक में 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस हो गए। इस बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉरिश टाइप 1 और टाइप 2 ऐड कर दी। ये फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पेरीसाइक्लिक का नहीं है, फोटो केमिस्ट्री का है। फोटो केमिस्ट्री वैसे तो नेट का टॉपिक है, गेट में इतना कुछ पूछते नहीं है। इस बार शायद एक क्वेश्चन आया था, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन इस बार इन्होंने एक नॉरिश टाइप 1 और नॉरिश टाइप 2 ऐड कर दिया है। तो नॉरिश टाइप 1 और टाइप 2 बहुत इजी चीज़ है, अगर आप गूगल भी कर लेंगे आपको यूट्यूब पर आराम से मिल जाएगा। आप क्लेटन में देख सकते हैं, आप कैरोथर्स में देख सकते हैं। कैरोथर्स पढ़ लीजिए आप पेरीसाइक्लिक फोटो केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। कैरोथर्स में बहुत अच्छे से समझाया गया नॉरिश टाइप 1 क्या होती है, नॉरिश टाइप 2 क्या होती है, एक कार्बोनिल बॉन्ड ब्रेक होता है या फिर एक गामा हाइड्रोजन ब्रेक होता है नॉरिश टाइप 2 में, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, बस एक छोटा सा चेंज है इसमें, और इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ये नॉरिश टाइप 1 टाइप 2 से क्वेश्चन आ सकता है मोस्टली। अगली अगर हम बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स में एक टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स में इन्होंने टॉपिक ऐड किया है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द पेप्टाइड चेन। मींस पेप्टाइड चेन में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपकी पेप्टाइड चेंज है, अब आप बताओ इसमें ये अमीनो एसिड, अब आप बताओ कि कैसे सीक्वेंस है। तो उसके लिए कई एंजाइम्स आते हैं, जैसे
साइनोजन एंजाइम आता है, पेप्सिन आता है, ट्रिप्सिन आता है। तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, तो ये ब्रेक करते हैं। उस हिसाब से 3-4 प्रोसेस में हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा सीक्वेंस कैसा है पेप्टाइड का। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत बेसिक है, आपको गूगल पे मिल जाएगा हाउ टू रिकॉग्नाइज। आपको साइनोजन, ट्रिप्सिन, पेप्साइन, इन सभी एंजाइम के फंक्शन पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। बाकी हेट्रोसाइक्लिक में आपको कोई चेंज नहीं दिया इन्होंने, और हेट्रोसाइक्लिक में कहूँगा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शंस होती हैं, आपको बस एक पढ़ लीजिएगा। जो पायरोल की रिएक्शन होगी वो 6 मेंबर में रिंग बढ़ जाती है, 6 मेंबर की बन जाती है 5 मेंबर से, वाली क्लोरोफॉर्म के साथ जो रिएक्शन होती है वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें एक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्होंने बहुत टॉपिक्स बढ़ा दिए हैं, जैसे FTIR दे दिया, फोरियर ट्रांसफॉर्म IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मैं ऑर्गेनिक की कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज करने के लिए, अब कैसा स्ट्रक्चर है, मीन्स 1H NMR दे दिया, 13 CNMR दे दिया, IR स्पेक्ट्रो दे दिया, बताओ इन तीनों को मिला के दे दिया, बाद में बताना है कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उसके लिए अगर आपको 1H NMR आता है तो आप उससे बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं, आपको और किसी NMR की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और ऑर्गेनिक में अगर मैं अब ऑर्गेनिक को बिल्कुल सम अप करके करना चाहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक में आपको 4 ऑप्शंस होते हैं, तो आपको उससे पता चल जाता है कि मेरा आंसर क्या होगा। ऑर्गेनिक में आपको इतना नहीं सोचना पड़ता, आपको अगर 4 ऑप्शन दिख जाते हैं आपको पता चल जाता है कि हाँ इन 4 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस के हिसाब से मेरा यही आंसर बन सकता है, मैं इस तरह से प्रोसेस कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को ताकि मेरा सही आंसर आ जाए। ठीक है, अगर आप कहीं भटक जाते हैं कि हाँ मेरे कहाँ गलती रह गई ढूंढने में, आपको पता होता है इन 4 में से कोई आंसर होगा मेरा, तो आप पता चल लेते हैं ठीक है हाँ ये मेरा होगा। लेकिन कभी अभी 4 ऑप्शन में बहुत छोटा डिफरेंस होता है, तो उसके लिए आपको जो रिएजेंट्स होते हैं या नेम रिएक्शन होते हैं उनका बारे में पता होना चाहिए, स्टोरी थोड़ी पता होनी चाहिए। और अगर मैं स्पेक्ट्रम में बात करूँ तो स्पेक्ट्रम में यूवी स्पेक्ट्रम में जो सिस और ट्रांस एल्कीन ओलेफिन्स वगैरह होती हैं, इनका लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सीख लीजिएगा। ये मोस्टली टॉपिक जैम में आता है, गेट में तो इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इस पर इन्होंने अलग से ऐड करके लिखा है तो मे भी हो सकता है ये ज़्यादा इस टॉपिक से पूछे। ठीक है, ऑर्गेनिक में इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। तो इनऑर्गेनिक शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि इनऑर्गेनिक पर्सनली मुझे तो ऐसा कोई खास तौर पे लगता नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, हर चीज़ का नया एक्सेप्शन आ जाता है। मेन ग्रुप पहला हम चीज़ लेते हैं मेन ग्रुप इनऑर्गेनिक में। मेन ग्रुप में इन्होंने 3-4 चीज़ें ऐड करी। अब मेन ग्रुप में इंसान ये नहीं बता सकता कि मेरा इतना टॉपिक आएगा, मतलब मेन ग्रुप बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। इसमें P ब्लॉक आ गया, S ब्लॉक आ गया, D ब्लॉक आ गया, F ब्लॉक आ गया, मतलब मेनली तो S और P ब्लॉक आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप नहीं बता सकते कि हाँ कोई से भी एलिमेंट का कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, हर चीज़ में एक्सेप्शन है तो कुछ भी पूछ सकते हो। तो आप मेन ग्रुप तो आप मतलब बिल्कुल आखिरी में देखिएगा, इनऑर्गेनिक मेन ग्रुप बिल्कुल आखिरी में जाते हुए तैयार करिएगा, बहुत हल्के से तैयार करिएगा। इसमें एक ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है अभी मेन ग्रुप में, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, वो अच्छा टॉपिक है, थोड़ा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। और अगर आपको हल्का सा ही पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एसिड की तरह काम करता है किसके साथ, कौन सा किसके साथ बेस की तरह काम करता है, ये सब है। और अगर मैं मेन ग्रुप में बात करूँ तो इंडस्ट्रियल सिंथेसिस नाम का एक टॉपिक दे दिया गया है। तो इंडस्ट्रियल सिंथेसिस, अब मुझे तो इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि ये क्या है, मैंने आज तक नहीं पढ़ा इसमें। मेन ग्रुप में मैंने तो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, अपने गेट एग्जाम में आप देख सकते हैं मेरी गेट रैंक अच्छी है, तो मैंने गेट पे कोई ऐसा मेन ग्रुप पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा मेन ग्रुप पे इतना ध्यान मत दीजिए, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपका पेपर खराब हो सकता है इस चक्कर में। नॉर्मल आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, आपकी BSc लेवल का या MSc लेवल पे आपने जितना पढ़ा हो। अब इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ गए, ठीक है, तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने इनऑर्गेनिक फर्स्ट सेम में पढ़ी थी MSc के, उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स है, और उसमें मल्टीपल बॉन्ड मतलब बहुत सारे होते हैं। बोरोन के बीच में 5 बॉन्ड आ गए, सिलिकन के बीच में 4 बॉन्ड आ गए, ऐसे बहुत सारी रिसर्च अभी ऑनगोइंग है जो चल रही है मल्टीपल बॉन्ड के लिए। तो इसको आप इग्नोर करिए टॉपिक को, मोस्टली इसको आखिरी में पढ़िए, बेसिक पढ़िए, आप ज़्यादा मत करिएगा, इस पर ध्यान दे दीजिएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ती है। ठीक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक का। उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इन्होंने ऑर्गल डायग्राम तो आपको पहले से आते हैं गेट के सिलेबस में, अब इन्होंने क्या है TS डायग्राम होते हैं वो ऐड कर दिया। तो अगर आपको ऑर्गल डायग्राम बनाना आता है तो क्या होता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, तो जो TS डायग्राम होते हैं ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए होते हैं। इनको डिटरमाइन करने का मेन सेम ही तरीका होता है कि T2G होगी, E2G होगी या T1G होगी, कौन से अलाउड है ट्रांजिशन, P कौन सी, अगर T1G की P मिक्सिंग आ जाती है तो कैसे वो डेविएट कर जाती हैं। तो आपको सब TS डायग्राम का लॉजिकल डायग्राम आता है तो आपका हो जाएगा। बाकी इन्होंने क्या किया है
राफ पैरामीटर दिया है। राफ पैरामीटर एक नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, उसके साथ आता है। ये आप ऑर्गल डायग्राम में ही जब थोड़ा डेविएशन हो जाता है, पी के साथ मिक्सिंग हो जाती है, मतलब दो स्टेट की मिक्सिंग होती है, टर्म जैसे हम टर्म सिंबल निकालते हैं तो दो माइक्रो स्टेट के निकालते हैं, तो माइक्रो स्टेट में जब सेम होते हैं तो जैसे 4F और 4P माइक्रो स्टेट है, तो जब इनका 4 सेम होता है ना स्पिन मल्टीप्ल से थोड़ी मिक्सिंग सी हो जाती है, तो वही मिक्सिंग की वजह से कुछ राफ पैरामीटर का सीन होता है, उससे CFSE एनर्जी कुछ कम या बढ़ जाती है, तो वो देख लीजिएगा आप इस टॉपिक में। तो इसके बाद अगर हम नए टॉपिक की बात करें तो आप केमिकल बॉन्डिंग तो आता ही है, एक आध की स्ट्रक्चर बता दीजिए कैसा होगा, तो उसके लिए आप सारी हाइब्रिडाइजेशन सही से पढ़ लीजिएगा। अगला है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या होता है, मेनली मुझे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं कि कोई एक्सेप्शन होता है। एफ ब्लॉक में 1-2 एक्सेप्शन है कि किसकी कलर इंटेंसिटी अलग होती है, किसकी रेडियस अपने वालों से जैसे ट्रेंड होता है कि रेडियस डिक्रीज हो रही है तो किसकी अचानक से बढ़ गई है, तो उसका रीजन क्या है। तो आप ये वाले एक्सेप्शन देख लीजिएगा, एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन जैसे इस बार आया था एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन, तो ऐसे पढ़ लीजिएगा कि जो होता है कि दोस्त वैसे क्या होता है मिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग की वजह से उसका डायपोल मूवमेंट क्या आता है जो एक्सपेक्टेड होता है उससे कम हो जाता है, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन हो जाता है, स्टेट्स के बीच में गैप बहुत कम होता है इस वजह से, तो आप वो सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात आती है अगर इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो अभी मॉस बावर ऐड हो गई है, जो आयरन और टिन की वो होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके आप अगर इनको पढ़ना चाहते हैं, इनके 2-3 फॉर्मूला है, CSIR नेट की अगर आपने तैयारी करी है तो उसमें मॉस बावर स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, वहाँ से देख लीजिए। बहुत सही टॉपिक है, इससे एक आध क्वेश्चन बनता ही बनता है, CSIR नेट में भी आते हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन मैंने दिया है, मेरे को याद है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसमें ऐड हुआ है एक्सरे क्रिस्टोग्राफी। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने तो अब तक नहीं पढ़ी, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ऐसा कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों सब्जेक्ट तीनों में होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, छोटे छोटे रमन, वाइब्रेशनल, रोटेशन, इन सबके बारे में रिजिड रोटर थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी मेन टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता ही है कि एंजाइम का फंक्शन क्या होगा, फेरेटिन, ट्रांसफेरेटिन, आयरन के कंपाउंड्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन स्टोरेज, ये सब एंजाइम पढ़ लीजिएगा। मेटलोपोरफाइरिन्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। सॉलिड से इतना कोई खास आता नहीं है इसके अंदर, बाकी आप सेमीकंडक्टर्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। सॉलिड आपको देखना है तो सॉलिड देखना है तो आप सेमीकंडक्टर पढ़ लीजिए। सेमीकंडक्टर से क्या होता है, एक आध क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन सॉलिड से ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है। आप एक यूट्यूब पे आलोक सर हैं, उनकी वीडियो देखिए, कैम अकेडमी से थे पहले वो, आप JSC सर जयपुर में, तो उन्होंने सॉलिड अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सही है, आप पूरा तैयार हो जाएगा। लेकिन इतना फोकस मत करिएगा इस टॉपिक पे, आप भटक सकते हैं। आपकी इमेजिनेशनरी पावर अच्छी होनी चाहिए सॉलिड के लिए, तो वो देखना चाहिए आपको। उसके बाद बात आती है रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी अगर मैं कहूँ तो ये फिजिकल में ही आ जाता है, काइनेटिक वाले पार्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसके एक फॉर्मूले होते हैं। इस बार एक नया ऐड हुआ है ओरिजिन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है वगैरह वगैरह, उनका ओरिजिन कैसे होता है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का, और सही है। फिर उसके बाद आपके कुछ सीरीज होती हैं 4n+1, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अल्फा बीटा पार्टिकल कैसे निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स है, गामा पार्टिकल्स, इनके सबका पढ़ लीजिएगा, N/P रेशियो के बारे में, ये सब। तो इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक में कुछ नहीं है। तो अगर मैं इनऑर्गेनिक को समअप करके चुनना चाहूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो मेन तो सबसे ज़्यादा इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, तो आप अपना एक्सेप्शन से दूर रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, मेन होते हैं। मेन ग्रुप पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बायो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन मस्ट है तो वो पढ़िए, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन मस्ट है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल तो वो पढ़िए, आपको कोऑर्डिनेशन से ऑर्गल डायग्राम पढ़ लीजिए। इस बार एक क्वेश्चन था, अनफॉर्चुनेटली मैं अटेंड नहीं कर पाया था उसे, क्योंकि तो थोड़ा मतलब आप तक नहीं समझ में आया क्वेश्चन कैसे था, लेकिन अगर आपको पढ़िए उसको, आप देखिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, ऑर्गल डायग्राम, TS डायग्राम पढ़िए, उसके बारे में पता चलिए। राफ पैरामीटर के बारे में पढ़ जाइए, नया ऐड हुआ है, वैसे इतना कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, वो ऑर्गल डायग्राम में कवर हो जाता है, लेकिन स्टिल पढ़ लीजिएगा उसे थोड़ा सा। स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने बता दिया कि मोस्ट बावर पढ़ के जाइएगा, उससे थोड़ा आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी ऑर्गेनोमेटलिक्स टॉपिक बचा है। ऑर्गेनोमेटलिक टॉपिक तो मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसे पूरा पढ़िए। उसमें सुजुकी कपलिंग वगैरह ऑर्गेनिक में आ जाती हैं, लेकिन आप इधर भी पढ़िए, क्लेटर में मिल जाएंगे आपको। और ऑर्गेनोमेटलिक्स से क्वेश्चंस आते ही हैं, बीटा एलिमिनेशन, एडिशन, रिएक्शंस ऐसे वाले, तो वो पढ़ के जाइएगा।
धन्यवाद। तो आखिरी में आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये था गेट का सिलेबस जो चेंज हुआ है, ज़्यादा कोई मेन डिफरेंस है नहीं सिलेबस में। तो आपको जो आप जैसे पहले तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, एक आध टॉपिक ऐड हुए हैं, ज़्यादा इलेबोरेट करके लिख दिया है टॉपिक को, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पहले तैयारी करके जा रहे हैं, आप हाइपर नहीं हुई है, जैसी तैयारी है वैसी करके जाइए। नॉर्मल ही है सिलेबस, पुराने तरीके का प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नया होगा तो इस बार पता चल जाएगा, ट्रायल है तो हो नहीं सकता कि ज़्यादा बच्चे ज़्यादा स्कोर करें, क्योंकि ये पहली बार जब सिलेबस इतना ऐड हुआ है। तो थोड़ा सा तो मेनली जैसे इस बार 70 का हाईएस्ट मार्क्स हो सकता है इस बार हाईएस्ट मार्क्स थोड़ी गिर जाए। सबकी सेम परफॉर्मेंस रहती है, ये नहीं जो टॉपर होते हैं तो टॉपर होती है इनके अलग अपने 1 2 10 तक बच्चे आ ही जाते हैं, उसके बाद तो सब सेम ही रहते हैं ना, तो वो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा आपको इस सिलेबस के चेंज होने से। आखिरी में कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आप और कंटेंट चाहते हैं गेट से रिलेटेड, ONG से रिलेटेड, तो आप हमारे और वीडियोस देख सकते हैं GRE से रिलेटेड। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। और मैं होप करता हूँ कि मैंने अच्छे से एलैबोरेट किया है आपको गेट 2021 का सिलेबस एंड क्या क्या पैटर्न चेंजेस हुए हैं। थैंक यू।